तो आज हम लोग का टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्लास 11 से। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड समझने से पहले कुछ डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर किस बारे में है। जैसे पहले हम लोग को डिफॉर्मिंग फोर्स, सो ए फोर्स व्हिच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ ए बॉडी is your deforming force. You already know this. Now what is elasticity? If a body regains its original size and shape after removal of the deforming force, it is said to be elastic body, and the property it developed is known as elasticity. So तुम कोई भी फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद उस फोर्स को अगर तुम रिमूव कर लिए, अगर जो बॉडी है वो पहले का जैसा साइज और शेप में लौट आता है तो उसको हम लोग इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, और प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी से प्रॉपर्टी, और बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जब पूरा साइज और शेप में पहले जैसा आ जाए। तो ये 90 मतलब ये पूरा नहीं होता है। जो क्वार्ट्ज फाइबर है ये इसका एग्जांपल है। जब फोर्स तुम रिमूव कर लोगे एकदम पहले जैसा साइज और शेप में आ जाएगा। तो लगभग ये एग्जांपल लिया जाता है, मगर कोई भी 100% इलास्टिक बॉडी और कोई भी 100% प्लास्टिक बॉडी नहीं होता है। ये याद रखने वाला चीज़ है ना। प्लास्टिसिटी यह है कि अगर तुम कोई बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हो बाहर से, और अगर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन और शेप में ना आए तो उसको हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो एग्जांपल ले लो, जैसे च्युइंगम। तो च्युइंगम को अगर तुम खींचोगे तो पहला जैसा शेप में आता नहीं है। Next is perfectly elastic body. So perfectly elastic body, the difference between plasticity and perfectly plastic body is that perfectly plastic body में तुम अगर फोर्स तुम अगर रिमूव भी कर लिए तो उसका कोई टेंडेंसी भी नहीं रहेगा। यहाँ पे च्युइंगम में फिर भी टेंडेंसी रहेगा, मगर वो आता नहीं है पहले जैसा साइज और शेप में। मगर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में उसका टेंडेंसी भी नहीं रहता। तो जैसे पुट्टी हो गया, पैराफिन हो गया, वैक्स, ऐसे। नाउ स्ट्रेस, तो यहीं से हम लोग का एक्चुअल चैप्टर शुरू हो रहा है, स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ यू हैव टू नो दिस फोर्स। दिस फोर्स इज एक्चुअली योर डिफॉर्मिंग फोर्स दैट इज डेवलप्ड इन योर विद इन द बॉडी। सो तुम कोई बाहर से अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सो पार वहाँ पे जितना क्रॉस सेक्शन रहेगा, जितना एटम रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, उसमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। उसी को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। सो दैट स्ट्रेस इज सिंपली स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, बट दैट फोर्स इज योर डिफॉर्मिंग restoring force. Sorry, that is not deforming force, that is your restoring force. The force is restoring force according to the Newton third law of motion. So stress is force per unit area. स्ट्रेस का हम लोग 4 टाइप देख पाते हैं। पहला होता है हम लोग का टेंसाइल। सो टेंसाइल मतलब वो खींचने वाला। सो इट इज द रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बॉडी। तो देखो, रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप इन द बॉडी बाय per unit cross section of the body when the length of the body increases in the direction of the deforming force. It is also known as longitudinal stress. So longitudinal stress बोले और tensile stress बोले दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो longitudinal है, ये नाम से तुम ये तो समझ पा रहे हो कि ये लेंथ से जुड़ा हुआ है, ये लेंथ से जुड़ा हुआ है। सो पर यूनिट एरिया में तुम्हारा जो फोर्स डिफॉर्मिंग जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वही हम लोग का होता है टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस इज रिलेटेड टू लेंथ, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट इज कंप्रेशनल स्ट्रेस। इट इज द रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सी द बेसिक डेफिनेशन इज दिस, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दैट फोर्स इज रेस्टोरिंग फोर्स व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेस। सो डिक्रीज जब करेगा तो कंप्रेशनल, जब उसको तुम इंक्रीज करोगे लेंथ को तो लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, नाउ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से अगर एक क्यूब है तो उसको चारों तरफ से अगर तुम फोर्स दे रहे हो, देन द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग आगे देखेंगे। टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस, इसको भी हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे। व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली, इसको डायग्राम भी हम लोग समझेंगे और इसको पूरा देखेंगे। तो व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी, इट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस वाला हम लोग थोड़ी देर में आगे देखेंगे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग का डेफिनेशन है स्ट्रेन का। सो स्ट्रेन द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन, मतलब यहाँ पे स्ट्रेन में हम लोग का क्या होगा,
कि जो साइज और शेप है वो स्ट्रेन से चेंज होगा। प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इज द चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो सेम यूनिट का चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा तो लेंथ में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा तो एरिया में चेंज होगा, राइट। सो स्ट्रेन इज द चेंज इन रेशियो ऑफ द सेम डायमेंशन, दैट इज चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसीलिए इसका कोई यूनिट होता नहीं है। अब स्ट्रेन का टाइप अगर हम लोग देखेंगे तो एक होता है हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और शियर स्ट्रेन जो है ये हम लोग थोड़ी देर आगे देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा थ्रू व्हिच ए फोर्स ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट्स टर्न्ड ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। सो शियर स्ट्रेन हम लोग को tan थीटा से डिफाइन किया जाता है और इसका डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। इसको थोड़ा आगे हम लोग डायग्रामेटिकली अच्छे से समझेंगे। इलास्टिक लिमिट क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेस within which the body regains its original size and shape after removal of the deforming force is called elastic limit। मतलब जो लिमिट तक हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है वो ओरिजिनल साइज और शेप में आ सकता है, उसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। हुक्स लॉ, दैट इज योर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल विदिन इलास्टिक लिमिट stress is proportional to strain, that is your Hooke's law. So stress divided by strain would be a constant. This constant is known as modulus of elasticity or coefficient of elasticity. So different types of हम लोग का modulus of elasticity होता है। So moduli is the plural form। तो पहला टाइप हम लोग देखते हैं कि Young's modulus of elasticity। So modulus of elasticity क्या है? बेसिक डेफिनेशन यह है, ये याद रखोगे तो बाकी सब आसानी से हो जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या आएगा? देखो, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दैट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन ये वाला डेफिनेशन सेम ही है। यंग्स मॉड्यूलस में हम लोग का क्या होता है? दोनों में लॉन्गिट्यूडिनल लगा दो, मतलब यहाँ पे लेंथ का मैटर आएगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये हम लोग का हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। जैसे देखो, एक वायर लो, इसमें फोर्स तुम नीचे अप्लाई करो F, तो वायर का एक्सटेंशन होगा। जो इनिशियल लेंथ था वो L है, जो एक्सटेंशन हुआ उसको डेल्टा L ले लेते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया है हम लोग का A। तो लॉन्ग स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल, चेंज इन समथिंग बाय ओरिजिनल। सो चेंज इन, यहाँ पे लेंथ का चेंज हो रहा है तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो L बाई डेल्टा L होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया तुम इधर लिख देते हो, ये सर्कुलर है तो पाई r स्क्वायर, तो ये भी होता है। तो ये है हम लोग का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस में याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि यंग्स मॉड्यूलस में लेंथ का चेंज होता है, बस यहीं से हम लोग का काम हो जाएगा। और इधर अगर तुम लोग यूनिट देखते हो तो इधर सेम लेंथ का रेशियो है, तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोगों का क्या होता है? पास्कल भी होता है। तो ये प्रेशर का भी यूनिट होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो फॉर ए मेटालिक वायर, एक मेटालिक वायर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे है? जैसे एक मेटालिक वायर में तुम फोर्स देते जा रहे हो, फोर्स अप्लाई करते जा रहे हो, तो फोर्स तुम बढ़ाते जाओगे, जितना देर तक तुम बढ़ाते जाओगे उसमें वायर का बिहेवियर में कितना चेंज आता है, ये हम लोग इस ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस ग्राफ में ये स्ट्रेस हम लोग का वाई एक्सिस में है और स्ट्रेन हम लोग का एक्स एक्सिस में है। तो एक्स और वाई एक्सिस में एक ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखो O और A इसके बीच में ये स्ट्रेट लाइन रहता है। इसका मतलब कि यहाँ पे O और A तक हम लोग का जो ग्राफ है, यहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो इसका मतलब इस रीजन में हम लोगों का ओ ए तक हम लोग का हुक्स लॉ फॉलो होता है, क्योंकि अभी हम लोग सीखे हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ओ ए तक हम लोग का जो हुक्स लॉ है वो फॉलो होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर, मतलब इलास्टिक बिहेवियर इसमें ओ तक इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। इसके बाद भी अगर तुम स्ट्रेन बढ़ाते जाओगे, देखो स्ट्रेन बढ़ाते गए तो स्ट्रेस में क्या वहाँ पे आएगा। तो इसके बाद भी अगर तुम स्ट्रेन बढ़ाते जाओगे, स्ट्रेन जब बढ़ाते जाओगे यहाँ पे, तो इसलिए ओ ए रीजन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद ये पॉइंट के बाद अगर तुम फोर्स छोड़ देते हो, वहाँ पे फोर्स अगर तुम छोड़ देते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा वो वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो वायर है, वो
एग्जैक्टली ओरिजिनल शेप और साइज में चला आएगा। इसके बाद भी अगर तुम स्ट्रेन बढ़ाते गए, इसके बाद तुम स्ट्रेन बढ़ाते गए, तो वहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि बी तक, ए से बी तक हम लोग का थोड़ा डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, मगर बी अप टू बी तक हम लोग बोलते हैं कि इलास्टिक लिमिट है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि यील्ड पॉइंट। मतलब इसके बाद हम लोग अगर स्ट्रेन बढ़ाते जाएंगे तो उसमें हम लोगों का जो इलास्टिक लिमिट है, यहाँ पे ए बी में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ पे देखो कर्व है, तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन हम इक्वल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ हम लोग का लगेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन इधर आ जाता है, तो मगर वो ओरिजिनल शेप में वो आएगा, अभी भी वो ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा, और जो कर्व जो पाथ वो फॉलो करेगा ओरिजिनल शेप में आने के लिए, वो क्या होगा, ओ ए बी, मतलब इसी रास्ते में वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि इलास्टिक रीजन होता है। अब बी के बाद तुम अगर स्ट्रेन और भी बढ़ाते जाओगे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि ये देखो बी हम लोग का क्या था, इलास्टिक लिमिट था, मतलब यहाँ तक हम लोग का ऑब्जेक्ट जो पिछले वाला जो पोजीशन था वहाँ तक जा सकता था। इसके बाद भी अगर तुम स्ट्रेन बढ़ाते जाओगे तो उसमें प्लास्टिक बिहेवियर आते जाएगा। तो बियॉन्ड बी स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन स्ट्रेस, रिड्यूसिंग द स्ट्रेस टू 0, ए रेसिडुअल स्ट्रेन इक्वल टू ओ ई। तो यहाँ पे अगर सी पॉइंट तक अगर तुम स्ट्रेन को बढ़ाते गए, उसके बाद अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हो, तो ये इस पाथ में नहीं आएगा, मतलब ओ ए बी सी इस रास्ते में नहीं आएगा, उसमें प्लास्टिक बिहेवियर मतलब वो डिफॉर्मेशन उसमें बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है, तो दूसरा रास्ता लेगा, ओ सी ई सी, ये रास्ते से वो वापस आएगा। इज लेफ्ट इन द वे, द मटेरियल इज सेड टू हैव एक्वायर्ड ए परमानेंट सेट, इसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेट, वो पिछले वाला रास्ता फॉलो नहीं करेगा। द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरिसिस। इसका मतलब इसीलिए देखो यहाँ पे सी पॉइंट के बाद अगर हम लोग स्ट्रेन बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ाने के बाद अगर स्ट्रेन को हम लोग रिवर्स भी करेंगे तो ये पिछले वाला रास्ता मतलब ओरिजिनल शेप और साइज में वो आएगा नहीं, और दूसरा एक रास्ता पकड़ेगा ओई। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे परमानेंट सेट हो गया, मतलब इतना डिफॉर्मेशन उसमें बॉडी में आ गया, ओरिजिन में वो नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, इसीलिए वो देखो यहाँ पे इतना रीजन वो आगे चला गया, मतलब इतना डिफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट में आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेट। और इसी जो वापस नहीं आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस। नाउ सी, अब उसके बाद भी सी के बाद भी अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो प्लास्टिक बिहेवियर आ जाएगा, वो ओरिजिनल साइज और शेप में आएगा ही नहीं। और अप टू डी तक अगर लेके जाए हम लोग, इसमें प्लास्टिक बिहेवियर आ गया, और डी तक अगर लेके जाए तो इसका मतलब डी पॉइंट में वो फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा, मतलब वो OF टूट जाएगा। द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द ब्रेकिंग पॉइंट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ब्रेकिंग पॉइंट, इसके बाद जो स्ट्रेन हम लोग अप्लाई करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेन, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टेंसाइल। मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड, वो कैसे होता है, जैसे एक होता है डक्टाइल मटेरियल, तो मटेरियल हुई चाहे लार्ज प्लास्टिक रेंज, तो प्लास्टिक रेंज जहाँ पे हम लोग का लार्ज होगा उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल बना सकते हैं। और ब्रिटल मटेरियल को कौन सा होगा, जिसका प्लास्टिक जो एक्सटेंशन होता है वो स्मॉल होगा, तो प्लास्टिक रीजन जिसका स्मॉल होगा वो ब्रिटल होगा, और जो डक्टाइल वही होगा जिसका प्लास्टिक रेंज ज़्यादा होगा। इलास्टोमर किसको बोला जाता है, द मटेरियल व्हिच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेस टू लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन, मतलब जिसको तुम बहुत देर तक फोर्स बाहर से अप्लाई कर सकते हो, उसको हम लोग इलास्टोमर बोलेंगे। जैसे रबर को हम लोग जितना देर तक हो सके उसको खींच सकते हैं, मगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में, एकदम ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, तो इसको इलास्टोमर बोलते हैं। और एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि इन आवर बॉडी द इलास्टिक टिश्यू ऑफ आवर्टा, द लार्ज ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो इसका जो डायग्राम है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन जो हम लोग का कर्व होता है वो ऐसे होता है, मतलब स्ट्रेन तुम जितना बढ़ाते जाओगे स्ट्रेस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब एक टाइम पे आकर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत लार्ज स्ट्रेस। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी तक जो हम लोग सीखे हैं, अभी तक हम लोग यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, बस 3 ही फार्मूला सीखे हैं, तो 3 फार्मूला से एक सम देख लेते हैं। ए कॉम्पोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर consisting of a copper wire of length, steel wire of length
स्ट्रेसेज अंडर ए लोड, तो लोड यहाँ पे बोल दिया गया 0.7 मिलीमीटर, मतलब वही फोर्स है उससे तुम खींच रहे हो। कैलकुलेट द लोड गिवन दैट द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर दे दिया गया और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील दे दिया गया। तो ये कॉम्पोजिट वायर है, मतलब दोनों स्टील और कॉपर दोनों से ये मिला हुआ है, स्टील और कॉपर ये से मिला हुआ है, स्टील और कॉपर मतलब ये दोनों एक्सटेंशन होगा तो स्टील भी एक्सटेंशन होगा और कॉपर वायर का भी एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ पे डायमीटर बोला है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होगा, मिलीमीटर से मीटर में लेके जाओ उसको। लेंथ ऑफ द कॉपर वायर बोल दिया गया है, लेंथ ऑफ द स्टील वायर बोल दिया गया है, और देखो कॉम्पोजिट वायर है तो यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन तुमको दे दिया गया है कि स्ट्रेचेज अंडर ए लोड बाय 0.7 मिलीमीटर, मतलब 0.7 मिलीमीटर से वो स्ट्रेच हुआ है, मतलब टोटल स्ट्रेचिंग दे दिया गया है। मतलब ये वाला स्टील वायर अगर स्ट्रेचिंग इतना हुआ है, अगर कॉपर वायर इतना स्ट्रेचिंग हुआ है तो टोटल स्ट्रेचिंग तो बोल दिया गया डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, तुमको बोल दिया गया कि 0.7 मिलीमीटर है, इसको मीटर में लेके जाओ। और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर दे दिया गया है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे फोर्स तो तुम एक ही फोर्स अप्लाई किए, सेम लोड अप्लाई किए, जो भी फोर्स दिए हो दोनों वायर के लिए सेम ही दिए होंगे। तो फोर्स अगर तुम्हारा सेम है तो स्ट्रेस भी सेम होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर सेम है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है, स्ट्रेस तुम्हारा फोर्स अगर तुम सेम अप्लाई किए हो तो स्ट्रेस भी सेम होगा। तो स्ट्रेस हम लोग का देखो यंग्स मॉड्यूलस हम लोग को क्या पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है हम लोग का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हम लोग का क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, तो यंग्स मॉड्यूलस वाई है। स्ट्रेन हम लोग का क्या होता है, चेंज इन समथिंग बाय ओरिजिनल, तो यहाँ पे इसका ये वायर है तो लेंथ का चेंज होगा। और यंग्स मॉड्यूलस इसीलिए हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है उसका चेंज होता है। तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखो स्ट्रेस दोनों का सेम है, क्योंकि फोर्स सेम है, क्योंकि लोड तुम सेम अप्लाई किया हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है दोनों वायर का, तो यहाँ पे स्ट्रेस भी सेम ही होगा। तो स्ट्रेस ऑफ कॉपर वायर शुड बी इक्वल्स टू स्ट्रेस ऑफ स्टील वायर। तो स्ट्रेस हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूला से क्या बोल सकते हैं, वाई सी इंटू डेल्टा एल सी बाई एल सी इक्वल्स टू वाई एस इंटू डेल्टा एल एस बाई एल एस। तो यहाँ से तुम डेल्टा एल सी बाई डेल्टा एल एस निकालो तो ऐसा कुछ निकलेगा। सारा वैल्यू तुमको पता है, एल सी पता है, वाई एस पता है, बैठा तो 2.5। तो डेल्टा एल सी शुड बी इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स डेल्टा एल एस, मतलब कॉपर वायर का जो एक्सटेंशन होगा वो स्टील वायर से 2.5 ज़्यादा होगा। अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इक्वेशन है, इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस क्या है, 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे डेल्टा एल सी यहाँ पे बैठा था 2.5 डेल्टा एल एस, तो 2.5 प्लस 1 दैट इज 3.5 डेल्टा एल एस। यहाँ से तुम डेल्टा एल एस कैलकुलेट कर लो। डेल्टा एल एस एक बार मिल गया तो इस इक्वेशन में बैठा दो, डेल्टा एल सी शुड भी 2.5 इंटू डेल्टा एल एस, और 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर निकलेगा। अब तुमको बोला कि कैलकुलेट द लोड, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल लिए। डेल्टा एल एस चाहिए था, डेल्टा एल सी चाहिए था, हम लोग निकाल लिया। लोड, अब लोड क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा अगर तुम ध्यान दो कि स्ट्रेस हम लोग का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल होता है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू एल बाई डेल्टा एल, तो यहाँ से अगर तुमको बोले कि फोर्स निकालो तो फोर्स क्या होगा, ए इंटू डेल्टा एल इधर चला जाएगा, वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल बाई एल, ऐसा कुछ होगा। तो ए इंटू वाई सी इंटू डेल्टा एल सी बाई एल सी। तो यहाँ से और वायर है तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू वाई सी डेल्टा एल सी बाई एल सी। सारा इन्फॉर्मेशन तुमको पता है, बैठा दो, यू विल गेट 176.8 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते कि बाल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बाल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो यहाँ पे एक लेटर से कोई क्यूबॉइड है इधर, तो यहाँ पे चारों तरफ से तुम प्रेशर अप्लाई किए हो तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया। तो अभी कितना वॉल्यूम है, ओरिजिनल वी था, डेल्टा वी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो अभी जो इतना वॉल्यूम है वो वी माइनस डेल्टा वी होगा, वो देख पा रहे हो। तो बाल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। के इक्वल टू होता है नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जहाँ भी होगा, वो नॉर्मल हो कुछ भी हो, स्ट्रेस इज ऑलवेज फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन है तो स्ट्रेन मतलब यहाँ पे हम पहले क्या बोलते थे कि चेंज इन समथिंग बाय ओरिजिनल। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेल्टा वी बाई वी। और यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होता है तो इसीलिए माइनस लगा है। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो प्रेशर इंटू वी को ऊपर होता है तो वी बाई डेल्टा वी, ऐसा हम लोग का होता है।
कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है कि 1/k, 1 बल्क मॉड्यूलस इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सॉलिड क्यूब इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ, तो प्रेशर बोल दिया मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दिया 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज शॉर्टेंड बाय 1%। फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द क्यूब। तो दो चीज़ निकालना है, स्ट्रेन निकालना है और बल्क मॉड्यूलस निकालना है। देखो जो एक क्यूब है, क्यूब का जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हम लोग एल ले लेते हैं, जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल ले लेते हैं इस साइड का। तो ये इनिशियल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो एल क्यूब होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सारा सेम है तो एल क्यूब। तो एल क्यूब को हम लोग वी ले लेते हैं। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा हम लोगों का, जो हम लोग का देखो जो फाइनल लेंथ है, अगर इस साइड को तुम इस साइड अगर 1% घटा है तो टोटल फाइनल लेंथ कितना घटा होगा। ओरिजिनल लेंथ एल था, इससे 1% ऑफ एल घटा है तो 1% मतलब 1/100, 1/100 ऑफ एल, तो एल को कॉमन ले लो तो 1 - 1/100 ऑफ एल। तो वॉल्यूम क्या होगा, एल का क्यूब, फाइनल लेंथ का क्यूब होगा 1 - 1/100 क्यूब इंटू एल क्यूब। ओके, और एल क्यूब को हम लोग क्या लिए कि एल क्यूब को हम लोग वी लिए हैं तो 1 - 1/100 क्यूब इंटू वी। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या है ये वाला, वी इनिशियल क्या है वी, तो दोनों में से वी अगर कॉमन ले लेते तो 1 - 1/100 क्यूब -1 होगा। स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी। तो ये डेल्टा वी ये वाला है, इससे वी से डिवाइड कर वी कट जाएगा तो ये वाला होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोग को बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है तो यहाँ पे देखो 1 - x⁴ का क्या लिख सकते हैं 1 - nx प्लस nx² ऐसे होता है हम लोगों का। मगर यहाँ पे देखो ये जो nx है मतलब यहाँ पे हम लोग का x जो x है, ये जो x है 1/100, ये अगर 1 से बहुत कम है तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 1 - nx तक जाके रुक जाएंगे। तो इसी को हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। तो 1 - x⁴n है तो इसको कैसे लिखेंगे 1 - nx लेकर, मतलब 1 - 3x होगा, 3 × 1/100 -1 कैलकुलेट करो 0.03 आएगा यहाँ से। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेस प्रेशर होता है दे दिया गया है हम लोग का। और बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस बोल दिया गया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तुम्हें अभी कैलकुलेट किया 0.03 कैलकुलेट करो, यू विल गेट 1.67 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्यूलस क्या होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है तो यहाँ पर इसका जो सरफेस है, बेस है, इसको हम लोग फिक्स कर दिए, फिक्स्ड बेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंशियल फोर्स, दिस टेंजेंशियल फोर्स सरफेस से टेंजेंशियल फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो नीचे वाला बेस तो आगे जा नहीं पाएगा, तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो वाला आगे जाएगा, मतलब डिफॉर्मेशन उधर होगा। तो इधर लेटर से ये जो जितना एंगल से डिफॉर्मेशन हुआ है वो थीटा है, थीटा एंगल से। सरफेस एरिया इसका ये है और कितना लेंथ क्या है डेल्टा एल, लेटर से डेल्टा एल उसका डिफॉर्मेशन हुआ है। तो ये वाला डेल्टा एल है इतना सा और ये वाला थीटा है एंगल। तो यहाँ पे हम अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स अगर एफ अप्लाई की हो, नीचे वाला अगर बेस फिक्स्ड है तो इधर ऑपोजिट फोर्स में एक फोर्स अप्लाई होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, वो टेंजेंशियल हो, लिनियर हो, कुछ भी हो, फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेन हम लोग का क्या होगा, शियर स्ट्रेन इज एक्चुअली योर tan थीटा। Shear strain is your tan theta, definition is tan theta, but when theta is small, we know when theta is small, tan theta and sin theta are equal to theta. So tan theta is theta. So tan theta यहाँ से निकालो, ये theta है तो ये perpendicular है, ये base है तो opposite by base, that is a prime by ab. a prime क्या है डेल्टा एल, ab क्या है l, तो डेल्टा एल बाई एल। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हम लोग को ईटा से डिनोट किया जाता है, that is टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया और शियर स्ट्रेन है हम लोगों का थीटा। तो एफ बाई ए थीटा, यहाँ पे तुम थीटा का वैल्यू ये वाला पुट कर दो, डेल्टा एल बाई एल विच विल बी एल बाई डेल्टा एल। नाउ एक चीज़ नोटिस करने वाला चीज़ ये है कि ईटा फॉर ए मटेरियल इज स्मॉलर देन इट्स यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक मटेरियल का जो ईटा होगा मतलब जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होगा वो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से मतलब इससे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम लोग का कम ही होगा। तो इससे मतलब कि दिस शोज दैट इट इज इजियर टू स्लाइड layers of atoms of solids over one another than to pull them apart or to squeeze them close together। इसका मतलब एक लेयर को हम लोग
आसानी से स्लाइड कर सकते हैं रादर देन टू पुल और पुश और स्क्वीज द सिस्टम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अगर तुम यंग्स मॉड्यूलस से इसको लिखना चाहते हो तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहाँ पे y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। पॉइसन रेशियो क्या होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो। लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो दोनों स्ट्रेन का रेशियो है तो वो यूनिट तो इधर होगा नहीं, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है लैटरल स्ट्रेन। अब देखो एक वायर है, इसको अगर तुम खींचोगे तो लैटरल मतलब साइड वाइज ये डिक्रीज होते जाएगा। साइड वाइज कितना डिक्रीज हुआ है, डेल्टा डी। तो आप लेंथ कितना हो गया डिक्रीज होने के बाद, डी माइनस ओरिजिनल डायमीटर क्या था, डी। डिक्रीज कितना हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है, तो डेल्टा डी डिक्रीज हुआ है दोनों साइड। तो डी माइनस डेल्टा डी करोगे तो अभी का लेंथ मिलेगा, ओरिजिनल लेंथ एल था और तुम्हारा अभी डिक्रीज जो जितना लेंथ का जितना चेंज हुआ है वो डेल्टा एल है। तो डेफिनेशन क्या बोला कि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन मतलब यहाँ पे डायमीटर, लैटरल साइड वाइज कितना ये घटा है, साइड वाइज घटा है तो ये चेंज इन साइड वाइज बाई ओरिजिनल, तो डेल्टा डी बाई डी माइनस, और तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो हम लोग को पता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पे माइनस ये शो करता है कि अगर तुम्हारा ये डेल्टा एल और डेल्टा डी इनवर्स है, नेगेटिव इंडिकेट्स दैट लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटरल स्ट्रेन्स आर ऑपोजिट सेंस, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द पॉइसन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर हुज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर ए एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ए वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, सिलिंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर है। आर को हम लोग डायमीटर से कैसे लिख सकते हैं, डी बाई 2 उसका होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई 4 होगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट बोल दिया गया है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको तुम लोग क्या करो कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं डीएल के रिस्पेक्ट में। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो तो डीबी बाई डीएल ऐसा कुछ होगा, और इसको ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पे देखो डी के लिए होगा, या तो तुम डीएल बाई डी, इसको तुम लोग ऐसे कर सकते हो, वी इक्वल हम लोग को क्या है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। अब देखो इसको एल के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या होगा, डी बी बाई डी एल इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, तो ये यू इंटू वी हम लोग बोल सकते हैं। तो डी एल डी स्क्वायर अगर रखें हम लोग तो डी एल बाई डी एल 1 होता है, प्लस एल को अगर हम लोग रखें तो ये डी स्क्वायर के लिए क्या होगा 2d, और ये क्या हो जाएगा डी ऑफ डी बाई डी एल, ऐसा कुछ होगा। तो इसी को हम लोग शॉर्ट से यहाँ पे किया है कि अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। पाई बाई 4 को इधर लेके तुम 0 कर दो तो डी स्क्वायर, सो एल 2d डी बाई डी एल होगा माइनस डी स्क्वायर, वहाँ से एक डी काट दो, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, सिनेरियो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो डी बाई डी हो जाएगा तुम्हारा माइनस हाफ डी एल बाई एल। तो पॉइसन रेशियो का डेफिनेशन क्या था हम लोगों का, माइनस डी चेंज इन डायमीटर बाई शेयर स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रेन का रेशियो था हम लोग का, तो माइनस डी डी बाई डी एल बाई एल। अब डी बाई डी क्या निकला हम लोग, माइनस ऑफ हाफ डी एल बाई एल, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा हाफ डी एल बाई एल बाई डी एल बाई एल, ये दोनों चला जाएगा तो हाफ, दैट इज 0.5। यही है पॉइसन्स रेशियो। अब आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या है। देखो यहाँ पे फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए रबर सैंपल व्हेन लोडेड, मतलब इसको जब तुम खींच रहे हो, देन अनलोडेड मतलब जो फोर्स तुम अप्लाई किए थे उसको तो अगर तुम छोड़ देते हो तो ये स्ट्रेस वाई एक्सिस में और स्ट्रेन हम लोग का एक्स एक्सिस में। फॉर इंक्रीजिंग लोड अगर तुम बढ़ाते जाओगे द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ओ ए बी, लोड अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये वाला होगा ओ ए बी। फॉर डिक्रीजिंग लोड अगर तुम यहाँ इस पॉइंट में आके डिक्रीज कर देते हो द कर्व इज बी सी ओ, ऑरिजिनल शेप से नहीं फिरेगा, ये नहीं आएगा, ये हम लोग को पता है, तो बी सी ओ होगा, इस लाइन में वो ओरिजिनल पोजिशन में आएगा। द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट स्ट्रेस्ड ऑन रिवर्सिंग द इज नॉट रिट्रेस्ड, मतलब देखो ओरिजिनल रास्ते से वो नहीं आया, दूसरा रास्ते से आया, ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इसी फेनोमेना को हम लोग इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं। एक बार जब हम लोग लोड अप्लाई किए थे तो एक रास्ते में जा रहा था, कर्व का नेचर अलग था। जब उसको अनलोड किए, लोड अगर हम लोग हटा देते तो पिछले वाला रास्ता को फॉलो नहीं करेगा,
वो दूसरा रास्ते से आएगा, इसी को हम लोग इलास्टिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं। द एरिया अंडर द कर्व ओ ए बी, तो ओ ए बी अंडर द एरिया अंडर द कर्व ओ ए बी मतलब इतना, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व मतलब ये पूरा ओ ए बी पूरा एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेचिंग द रबर। द एरिया अंडर द कर्व बी सी ओ मतलब इतना, मतलब इसके लिए ये इसके लिए कितना होगा, इतना एरिया अंडर द कर्व बी सी ओ दिस, ओके। BCO represents the energy given up by the robber on unloading। तो इफेक्टिव क्या हो गया, पूरा एरिया से अगर इतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो इतना बीच वाला इतना एरिया हम लोग का बचा रहता है। द शेडेड एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग द लोडिंग अनलोडिंग साइकिल। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में अगर वो जाते समय जब तुम लोडिंग देते गए, उसको फोर्स देते गए, वेट वो उसको खींचते गए तुम, तो मतलब फोर्स देते गए तो वो एक रास्ते से जाएगा। और इसी को अगर तुम अनलोड करते हो तो ये ओरिजिनल शेप से नहीं आएगा, रबर का नेचर हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये दूसरा कोई रास्ते से आएगा। अब देखो इसको अगर तुम पहला वाला का एरिया देखो तो ये पूरा एरिया हो जाएगा पहला वाला का। इसी को अगर तुम दूसरा वाला का एरिया देखो तो दूसरा वाला एरिया कितना होगा, इतना होगा दूसरा वाला का एरिया। तो ये पहला वाला का जो पूरा एरिया वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क डन लगा पर यूनिट वॉल्यूम में। और दूसरा वाला का जो ये नीचे वाला एरिया है वो कितना है, वो है तुम्हारा जो अनलोडिंग करते समय जितना वर्क डन हुआ है, अनलोडिंग करते समय जितना एनर्जी वो रिलीज किया होगा वो वाला। तो इफेक्टिव एरिया जो ये हम लोग का बीच वाला एरिया है, ये वाला हम लोग का क्या हो जाता है, यही वाला होता है हम लोग का हीट एनर्जी, जितना मतलब वो वापस आते समय कितने एनर्जी लॉस हुआ है और हीट। तो इसी को हम लोग लोडिंग अनलोडिंग साइकिल बोलते हैं। और ये इलास्टिक हिस्टेरिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो तुम लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे तुम लोग जो आदि हम लोग का टेलीग्राम चैनल है इसको तुम लोग फॉलो करो। थैंक यू।